ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਯੂਐਸਏ ਵੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵਿਦ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਚਾਨਣਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। जी, नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार। रुक करें खबरों का सबसे पहली खबर पर अगर हम जाएं तो बात मोहन भागवत के बयान की करते हैं। भारतीय मुस्लिम भी हिंदू ही हैं। वैसे तो सिखों को भी यही बोला जाता है कि सिख भी हिंदू हैं। तो अभी ये जो बात मोहन भागवत कर रहे हैं ये झलक तो एक ही डालती है जो ये करना चाहते हैं उसी के मद्देनजर कहाँ का ये बयान है, इसको कैसे देखा जाए, क्या ये कहना चाहते हैं ऑल ओवर? देखिए, ये बयान है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का और लखनऊ जी, आपको पता है कि आजकल राजनीतिक कारणों के लिए चर्चा में है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तर बिल्कुल। प्रदेश जिसने जीत लिया, ये माना जाता है कि मुल्क भी उसी का हो जाता है। तो आरएसएस जो हुँ, सरसंघचालक हैं, मोहन भागवत, आरएसएस के जो मुखी हैं, वो लखनऊ में थे और वो लखनऊ प्रवास पर हैं 2 दिन के लिए, 17 और 18 फरवरी को। पहले दिन जी, उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में एक बैठक की है और उसमें उन्होंने जो बात की है, वो जी, काफ़ी चौंकाने वाली है। ये चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि अ, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक पहली बात तो मुसलमानों को लेकर कहा है, उन्होंने कहा कि जो भारतीय मुसलमान हैं, उनकी घर वापसी करवानी पड़ेगी, धीरे-धीरे करवा देंगे। वो कोई अरब से नहीं आए हुए, वो पहले हिंदू ही थे और हिंदू से मुसलमान बने हैं। उनकी घर वापसी हम जी, करवा देंगे। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अब 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, जो अभी उन्होंने कहा हिंदुओं की जनसंख्या दर घट रही है, जबकि आपको पता है जनसंख्या दर 2.1 है हिंदुओं की, तो कम कैसे हो रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ख़ैर उन्होंने कहा कि ये कम से कम 3 होनी चाहिए, 2.1 है, अब इसको बढ़ा के 3 करिए। जो भी बच्चे शादी कर रहे हैं, उन्हें बताइए कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। चलो ठीक है, 3 बच्चे हुँ, पैदा कर लेंगे हिंदू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ में आप उन हिंदुओं को ये भी बता दीजिए कि जो लगातार भारत में आर्थिक संकट गहरा रहा है, उससे उन बच्चों को वो खिलाएँगे क्या, पिलाएँगे क्या? वो भी बता दीजिए। वो भी बता दीजिए कि आप हर परिवार में एक रोज़गार तो दे नहीं पा रहे, अगर 3 बच्चे पैदा कर दिए, तो तीनों को रोज़गार कहाँ से देंगे? तो ये कई सारे मामले ख़ैर कभी तो नारा चलता था कि हम दो, हमारे दो और अब ये आ गए हैं कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करिए। ख़ैर उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या, जो आबादी है, वो ना सिर्फ़ उसी सूबे को परेशान कर रही है, बल्कि वहाँ से जितनी ले माइग्रेशन होती है, चाहे वो पंजाब को, हरियाणा को या और जो छोटे सूबों को, मुंबई मुंबई तक जाती है और हर जगह पे वो जो जी, माइग्रेंट लेबर्स हैं, वो आपको पता ही है कि 10-12 हज़ार रुपए में काम करते हैं, बहुत ऐसे स्लम्स में, झुग्गियों में रहते हैं और कैसा जीवन व्यतीत करते हैं उसके यार आपको हमको पता भी है। राजनैतिक तौर पर जैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में तो जो शिवसेना वाले हैं, वो थप्पड़ भी मारते हैं। आपको पता ही है हिंदी बोलने के ऊपर कितना वहाँ पर जी, इवन भैया जो पॉलिटिक्स है पूरी वहाँ पर खड़ी हो रखी है। और भी कई जगह पे उनके साथ विवाद होते हैं, पर फिर भी ख़ैर मैं क्या बताऊँ कि उत्तर प्रदेश के जो हिंदू हैं, उनके लिए अब उनको खुद ही समझना होगा। हम और आप तो क्या ही समझाएँ कि ये जो चुनौतियाँ हैं, ये किस किस्म की हैं। ख़ैर मोहन भागवत उस दिन पहले मुंबई में थे, वहाँ पर सलमान खान भी उस उनके कार्यक्रम को अटेंड करने आए हुए थे। वहाँ पर कुछ और बात बोल रहे थे और उत्तर प्रदेश लैंड होते ही कुछ और बात बोल रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी ये फ़र्क कर रहे हैं। वहाँ पर वो बोल रहे थे कि हमें सौहार्द कायम करना है, ऐसी-ऐसी लच्छेदार बातें कर रहे थे और यहाँ के वो कह रहे हैं कि अरे घर वापसी करवाएँगे इनकी। तो दोनों में बड़ा अंतर है। और यही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं आरएसएस ने। हुँ, जी, बिल्कुल। इससे आगे चले तो बात मोदी के बयान की भी कर लें। मोदी बोल रहे हैं कि एवरेस्ट एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएँगे और दुनिया भर की अलग-अलग कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, ये भी बोल रहे हैं। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारतीय हैं या कहाँ के हैं। आपके यहाँ क्या हो रहा है, फ़र्क उससे पड़ता है? जी, देखिए ये बेसिकली जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक बयान का हिस्सा है।
जो फ्रांस के जी। जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो भारत आए हुए हैं और उनकी मुंबई में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नरेंद्र मोदी के साथ। तो उसमें बेसिकली मोदी ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया और कहा है कि ये स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको उसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि जो हथियारों की खरीद-फरोख्त का मामला भी है, उसमें राफ़ेल नए नए राफ़ेल खरीदने का मामला भी है और इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें हैं। मैक्रों ने भी इंडिया की भूरी-भूरी तारीफ़ की है क्योंकि वो यहाँ पर आपको पता है अपना सौदा बेचने के लिए आए हुए हैं, तो वो अपने खरीदार को थोड़ी ना उठाएँगे। ख़ैर, तो उसमें यही है कि दोनों की ये बात हो रही थी। उस समय ये बात कही है कि मेक इन इंडिया का नारा उछाला है नरेंद्र मोदी ने कि हम ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएँगे जो एवरेस्ट तक उड़ते हुए जाएगा और ये मेक इन इंडिया। मैक्रो ने भी कह दिया हाँ, मेक इन इंडिया तो भई बहुत बढ़िया चीज़ है। खुद वो अपने जो डसॉल्ट कंपनी के राफ़ेल जेट हैं, उनको बेचने के लिए आए हुए हैं। भई फिर राफ़ेल भी आप इंडिया में ही बना लो ना। आप फ्रांस से क्यों ले रहे हो? तो ये बड़ा मेक इन इंडिया के बीच में ये सारा अलग ही है। और मोदी और मैक्रों ने कर्नाटक के बेलगाम में टाटा एयरवेज़ की H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की लास्ट असेंबली लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया और यहाँ जो हेलीकॉप्टर है, उसका ढाँचा तैयार किया जाएगा। और कृषि संकट की अभी आगे बात करें तो अमेरिकी ट्रेड डील की खबरों में सोयाबीन के दाम धड़म से गिरे हैं, किसान परेशान हैं। वैसे अकेला क्या किसान को ही इसके बारे में चिंतित होना चाहिए ट्रेड डील को लेकर, या फिर कोई और सन्नत, कोई और कारोबार भी इसमें लपेटा जाएगा? देखिए, इसमें खाली सोयाबीन ही नहीं, जो एप्पल ग्रोवर फार्मर्स हैं, जो सेब उगाते हैं हिमाचल के, जम्मू-कश्मीर के, उत्तराखंड के, वो भी लपेटे जाएँगे। सोयाबीन के जी। अलावा और भी कई ऐसी फसलें हैं, जिनके बारे में हम लगातार बात कर ही रहे हैं, कि उनके ऊपर भी जैसे हरा जवार है, जो चारे के लिए आएगा, उसका भी मामला है और सोयाबीन तो बेसिकली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, तो उस इलाके के किसानों को दिक्कत होगी। जो जो वहाँ की घरेलू मार्केट है, वहाँ पर लगातार जो सोयाबीन है, उसके उसमें दाम दाम कम हो रहे हैं। वहाँ के जो किसान हैं, वो बता रहे हैं कि जैसे मैं देख रहा था लातुर मंडी का भाव भी देख रहा था, जो तकरीबन ₹5700 क्विंटल वहाँ पर सोयाबीन का मामला चल रहा था और अब 11 फरवरी की बात करें तो ₹5100 क्विंटल तक आ गया है। यानी कि ₹600-700 वहाँ पर भी फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। तो लगातार जो सोयाबीन के दाम हैं, वो महाराष्ट्र में घट रहे हैं। तो और यही मध्य प्रदेश का भी ट्रेंड है। तो सोयाबीन लगातार जो घरेलू मार्केट है, यानी कि जो लोकल जिन-जिन इलाकों में उगाई जाती है, वहाँ-वहाँ की मंडियों में सोयाबीन के दाम लगातार कम हो रहे हैं। जी। और इससे आगे बढ़ें तो उधर सेंसरशिप लगातार जारी है। नसीरुद्दीन शाह ने वैसे अखबार में भी ये बात लिखी थी। अभी उसके बाद आनंद तेलतुंबड़े और विनोद जोश, इनके कार्यक्रम रद्द होने शुरू हो गए हैं। अभी पहले फ़िल्मों से बात चली, तो अभी यहाँ तक के कहीं पब्लिक प्रोग्रामों में भी बोलने नहीं दिया जाएगा इन लोगों को? देखिए आप देखिए तीनों अलग-अलग प्रोफ़ेशन से हैं। नसरुद्दीन शाह आपको पता है कि बॉलीवुड के बहुत महान एक्टर हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए, सीनियर एक्टर कहिए आप। और जी। प्रोफ़ेसर आनंद तेलतुंबड़े इंटेलेक्चुअल्स में काफ़ी बड़ा नाम है। आपको ये भी बता दूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो बेटी हैं, उनके जवाई भी जो जो उनकी बेटी थी, उनके बेटे हैं, यानी कि दोते हैं। डा जी। बाबा साहब अम्बेडकर के दोते हैं। विनोद के जोश जो भारत की मशहूर पत्रिका रही है कैरेबियन, उसके एडिटर रहे हैं और जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। तो तीनों अलग-अलग हैं, एक प्रोफ़ेसर इंटेलेक्चुअल हैं, एक बड़े फ़िल्म अदाकार हैं और एक बड़े पत्रकार हैं। तीनों को रोका गया 1 फरवरी के आस-पास मुंबई यूनिवर्सिटी में जश्न-ए-उर्दू में नसरुद्दीन शाह को बोलना था। उनको यूनिवर्सिटी ने 1 दिन पहले फ़ोन करके कहा कि आप मत आइए, आपका लेक्चर कैंसल कर रहे हैं, आपको मना कर दिया गया है। सेंट थॉमस कॉलेज में भी यही स्थिति हुई विनोद के जोश के साथ। सीनियर पत्रकार हैं, उनको भी 5 फरवरी का कार्यक्रम था, लेकिन 2 दिन पहले ही उनको मना कर दिया गया कि आप मत आइए। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल होता है, आनंद तेलतुंबड़े को 5 फरवरी को वहाँ बोलना था, उनको भी मना कर दिया गया कि भई आप मत आइए। तो ये जो सेंसरशिप है, ये लगातार अपने को दिख रही है और ये देखिए हमने बात की नसरुद्दीन शाह की, विनोद गेजोस की, आनंद तेलतुंबड़े की। इससे पहले हम दीपक कुमार की बात कर चुके हैं, उनको भी इंटरव्यू देने से रोक दिया गया था।
अपन ने जो सौरभ शुक्ला हैं जो एनडीटीवी में होते थे, सीनियर पत्रकार हैं और आजकल द रेड माइक चला रहे हैं, उनके साथ जो हुआ बनारस में तो प्रॉपर जो सीआईडी के लोग वो उनकी वीडियो ही बनाने आ गए थे और उनको जब वो उत्तराखंड गए तो दीपक कुमार का इंटरव्यू करने से उनको भी रोक दिया गया। यानी कि दीपक जी, कुमार कौन है? नागरिक। उनको भी जी, बोलने से रोका गया। सौरभ शुक्ला ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, बनारस में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको रोका गया। विनोद के जो जी, सीनियर पत्रकार उनको रोका गया। लिटरेचर फेस्टिवल में प्रोफेसर को बोलने से रोका गया और जश्न ए उर्दू के फेस्टिवल में बोलने से नसरुद्दीन शाह को रोका गया। यानी कि आप इसमें बचा कौन फिर बताइए? ना प्रोफेसर बच रहा है, ना पत्रकार बच पा रहा है, ना फ़िल्मकार बच पा रहा है, ना नागरिक बच पा रहा है। तो सारों की ये इसको क्या कहेंगे? इसको अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो ये पूरे तरीके से हमें सेंसरशिप दिखती है, बोलने की आज़ादी के ऊपर भारत में लगातार हमले हो रहे हैं और उसका ये सबसे बड़ा नमूना है। जी। और इधर खबर आ रही है कि 5 देशों के 14 पूर्व कप्तान, क्रिकेट के कप्तान पाकिस्तान सरकार को एक चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसमें इमरान खान जो क्रिकेट का बड़ा नाम है, दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जिताया है। बेशक वहाँ पॉलिटिकल कारणों की वजह से अभी वो जेल में हैं और भी बहुत सारे कारण हैं। खैर, वहाँ पर तो जो भी सत्ता में रहता है बाद में उसको खुद ही पता लग जाता है कि अगला ठिकाना जेल ही होगी। तो उनका इलाज करवाने की माँग करने के लिए ये चिट्ठी लिखी है। क्या इसका कोई असर नज़र आएगा? या फिर देखिए इनिशिएटिव किसका था ये भी ज़रूर बताइए? देखिए इमरान खान 73 साल के हो चुके हैं और अगस्त 2023 से वो जेल के अंदर बंद है। मतलब तकरीबन 2.5 साल उनको जेल के अंदर हो चुके हैं। ये चिट्ठी बेसिकली इसमें 14 जो बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और कप्तान रहे हैं अलग-अलग देशों के, उन्होंने लिखी है जिसमें 2 भारत के शामिल हैं। कपिल देव आपको पता है 1983 में जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया। सुनील गावस्कर वो भी काफ़ी मशहूर भारत के बल्लेबाज रहे हैं। ग्रेग चैपल जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कप्तान रहे, बेलिंडा क्लार्क, माइकल एथरटन, नासिर हुसैन, इयान चैपल, एलन बोर्डर, माइकल बियरली, डेविड गोवर, किम ह्यूजेस, क्लाइव लॉयड, स्टीव वॉ और जॉन राइट। ये 14 कप्तान हैं जिन्होंने इमरान खान के हक में ये साइन किया और पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ उनको लिखा है कि भाई इमरान खान को आप उचित इलाज करवाइए। उनकी जो खबर आई थी कि उनकी जो आँख की रोशनी भी चली गई है, वो भी हमको पता है और सिर्फ़ 5% बची है। उनका जो रेटिना का के अंदर एक जो नस जाती है, वो ब्लॉक हो रखी है। उसको एक इंजेक्शन दिया भी गया था, लेकिन उससे बात बनी नहीं। इसमें देखिए जो ये रिपोर्ट है, इसके मुताबिक कई सारे पाकिस्तान के पूर्व कप्तानों से भी संपर्क किया गया था कि भई आप इस चिट्ठी पे साइन करो। लेकिन किसी भी पाकिस्तानी के क्रिकेट कैप्टन ने जो पुराने क्रिकेट कैप्टन हैं, उन्होंने नहीं साइन किए। तो ये अजीब बात है। इसमें आप देखिए वक़ार यूनिस जैसे भी थे और वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, कई ऐसे दिग्गज थे जिनको जो काफ़ी मतलब बड़े नाम हैं, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए। लेकिन ये तीनों जो वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, शाहिद अफरीदी लगातार सोशल मीडिया पे इमरान खान के उचित इलाज के लिए माँग उठा रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं रहे, वहाँ जी, पे बोल रहे हैं, लेकिन साइन किसी ने नहीं किया। ख़ैर जी, इसमें जो इनिशिएटिव ये बताया जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ से लिया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया के इस 14 में 6 अकेले ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कैप्टन्स हैं, जिसमें ग्रेग चैपल, बेलिंडा क्लार्क, इयान चैपल, एलन बोर्डर, किम ह्यूज, स्टीवा, ये सारे आपको आपको पता ही है ऑस्ट्रेलियन बड़े खिलाड़ी रहे हैं, नाम रहे हैं। 4 इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं, तो 10 तो यही हो गए और भारत के 2 हैं और 2 एक वेस्ट इंडीज़ से हैं और एक न्यूज़ीलैंड से। जॉन राइट का आपको पता ही है, वो कोच भी रहे हैं और वेस्ट इंडीज़ के क्लाइव लॉयड। तो ये एक मामला है और इसमें लगातार जो उनकी आँख है, जो 95% के आस-पास उनकी रोशनी खत्म हो चुकी है, उसके लिए लगातार बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन आदेश दिया था कि भई आप मेडिकल बोर्ड बनाइए और उसमें उनकी जो दाईं आँख है उसका ये सारा मामला है। तो बहुत कम रोशनी उनकी आँख की बची हुई है और उनको तुरंत अपन कह सकते हैं कि इलाज की ज़रूरत है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं, वो लगातार क्रिकेट को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कहें कि दखल अंदाज़ी करते हैं। इसमें एक बस यही खबर है कि टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है और उसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया है अब की बार कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। टॉप 8 में जगह नहीं बना पाया।
यानी कि जिसने आईसीसी का अभी वर्ल्ड कप जीता हो, भारत को हरा के उसने आईसीसी का वर्ल्ड कप जीता था, वो टॉप 8 में जगह नहीं बना पा रहा है। तो वो ऐसा एक अब की बार उलझने वाला सिस्टम टी20 वर्ल्ड कप का बनाया गया। पता नहीं उसमें मैं देख रहा था जो जसन ग्लेस्पी और तो पहले से ही उसके मज़े लेते हुए उसके कमेंटबाज़ी कर रहे थे। हालाँकि जसन ग्लेस्पी के ट्वीट डिलीट भी करवाए गए, वो भी आपको मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। इवन जसन जी, ग्लेस्पी ने तो थोड़ा ज़्यादा लिख दिया था, उन्होंने कह दिया था कि ये भारत वाले तो पूरे दुनिया का क्रिकेट ही बर्बाद कर रहे हैं। खैर यही है कि अब इमरान खान की जो आँख का सवाल है, वो उनकी आँखों का, उनकी हेल्थ का सवाल है, वो सीरियस एक कंसर्न बना हुआ है और दुनिया भर में उसके बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान जो जैसा आपने कहा कि इनफेमस है कि अपने जो पुराने जो नेता होते हैं, उनको बहुत बैडली ट्रीट करता है। जी, बिल्कुल। सो इससे आगे बढ़े तो उधर बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने एक हिंदू और एक बौद्ध के समेत 49 मंत्री भी बना लिए हैं। स्पीकर भी वहां पर गए हुए थे, भारत के ओम बिरला। हाँ जी, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उन वो चुनाव जीती है। हमने बताया था कि तकरीबन 70% जो सीटें उनके ऊपर कब्जा रहा है, 217 उन्होंने सीटें जीती हैं 299 में से। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं और जो बीएनपी के सांसद थे उन्होंने उनको अपना पार्लियामेंट्री लीडर चुना है। जी, वो जो उनके पिता भी वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, खालिद जिया उनका नाम था और जो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान वो राष्ट्रपति रहे हैं, तो वो उनके बेटे हैं। 17 साल तक लंदन में रहने के बाद वो 2 महीने पहले बांग्लादेश लौटे थे। 17 साल जी, लंदन में इसलिए रहे, आपको पता है जब शेख हसीना की सरकार थी, तो उनको जेल में डालने की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। ख़ैर अभी यही है कि ओम बिड़ला भी वहाँ पर मौजूद थे। एक बौद्ध और एक हिंदू को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। दुनिया भर से लोग आए हुए थे और बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइज़र थे मोहम्मद यूनिस, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और दुनिया भर से अलग-अलग नेता देखने को मिले। उसमें कई मुल्कों के जो प्रधानमंत्री थे, वो भी देखने को मिले हैं। तो ये एक खबर है और इसमें जो निताई रॉय चौधरी को हिंदू कोटे से मंत्री बनाया गया है। जी। आगे बढ़े तो बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के तीर्थों पे मुस्लिम और ईसाइयों की नो एंट्री की तैयारी है। तकरीबन प्रस्ताव तैयार है। सरकार तो राजी हो ही जाएगी, जैसे बयान होते हैं उनके। देखिए, सरकार राज़ी हो ही चुकी है, तभी ये पूरा जो चार धाम के लोग हैं, जो बोर्ड है, वो इस किस्म का मामला बना रहे हैं। गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है, ये कहकर वो हरिद्वार के गंगा घाटों के ऊपर साइन बोर्ड लगाए गए थे, 16 जनवरी को ही लगाए जा चुके हैं। अब तो उसकी क्या कहें, उसको एक एक्ट में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और उसमें गैर हिंदुओं की जो उनकी भाषा है, उसमें वो ईसाई और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। नो डाउट कि उसमें और भी जो धर्म के लोग हैं, क्या पता उनको भी वो करें। अब इसमें अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, ये बोर्ड ऑलरेडी हरिद्वार में लगाए जा चुके हैं। तो मतलब सरकार से तो सहमति है उनकी ऑलरेडी। तो मैं तो आज देख रहा था उज्जैन में भी एक मुस्लिम व्यक्ति गए हुए थे दर्शन करने के लिए बाबा के और उनकी भी पिटाई हुई है। ऐसी खबर कल भी हमने आपको बताई थी। तो मतलब आप देखिए कि आप ऐसा एक घेरा बना रहे हैं जिसमें आप अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म के व्यक्तियों को अपने जो स्पिरिचुअल जगह हैं, जो धार्मिक जगह हैं, वहाँ पर आने भी नहीं देंगे। हमको सबको पता है कि जो हिंदू तीर्थयात्री हैं, वो सिर्फ़ हिंदू धार्मिक स्थलों की यात्राएँ नहीं करते, वो भी दुनिया में देश दुनिया में पता नहीं कितनी जगहों पे जाते हैं, जो दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थल होते हैं। कई बार वो मस्जिद भी होते हैं, गिरजाघर होते हैं, गुरु घर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं। तो दूसरे धर्म के लोग जब आप सबके लिए दरवाज़ा खोल के रखते हैं और आप कह रहे हैं कि हम अपने दरवाज़े बंद कर रहे हैं दूसरे धर्म के लोगों के लिए, तो काफ़ी ये मतलब शर्मनाक है, घटिया है, बहुत ओछे लेवल का है और इसकी मतलब सख्त शब्दों में निंदा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये कहीं हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, वो उत्तराखंड को और हिंदू धर्म को कहीं न कहीं बर्बाद करने वाला है। और आगे बढ़े तो उधर भाजपा विधायक बोले हैं कि 10-10 बांग्लादेशियों के सर काटेंगे। ऐसे नफरती भाषण, लगातार नफरती बातें, लेकिन इन पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, कल वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंगली मना भी कर दिया था और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनके हिट
जो वो नफ़रती बयान देते हैं, उनको लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही भाग गया था। तो कार्रवाई कहाँ से होगी जब सुप्रीम देश का सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट है, वही इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहता था। मामला मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा इलाके में जो बीजेपी विधायक है टी राजा सिंह, उन्होंने ये बात कही है, और हिंदू गर्जना रैली नाम से उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि असली बजरंगी वही है जो 10-10 बांग्लादेशियों का सिर काटेगा, और 50-50 हज़ार रुपए जो भी सिर काट के लाएगा, मैं उसको 50 हज़ार रुपए दूँगा। तो ये मामला है, और बड़ा मतलब अपन कहें कि खराब बयान है, और अपन कहें कि कहीं न कहीं ये जो आग है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, इनमें बहुत बुरी तरीके से देखी जा रही है। हालाँकि असम में तो अभी इलेक्शंस का भी सीज़न शुरू होने वाला है। ये बताया जा रहा है कि अप्रैल में असम में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो अपने विधानसभा चुनाव के लिए कर ही रहे हैं। अगले से अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तराखंड भी अभी आगे कुछ तकरीबन 1 डेढ़ साल बाद ही विधानसभा चुनाव में जाएगा। उसी दौरान ये इस किस्म का मामला हो रहा है, और बहुत घटिया बयानबाज़ी की जा रही है। आप देखिए कि एक तरफ तो आपके जो स्पीकर हैं, वो बांग्लादेश में गए हुए हैं, और बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, उसके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं, और वहाँ पर शपथ ले रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आपके यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो लगातार ऐसी घटिया बयानबाज़ी किए जा रहे हैं, और बांग्लादेशियों को टारगेट किए जा रहे हैं। इवन जो मतलब बांग्लादेश के लोग तो होते भी नहीं, वो बंगाल के लोग होते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, तो जो बंगाल के जो लोग हैं, उनको लगातार दिल्ली एनसीआर में भी, और जो ये जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ पे टारगेट किया ही जाता है। तो ये एक नमूना है कि जो लगातार हेट फैलाते हैं, उनका ये जी। नमूना है कहीं न कहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 महीने के लिए प्रदर्शन, नारेबाजी, सभाओं सभी पर रोक क्यों लगी है? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक यूजीसी जो नियम थे, उनके हक में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला था। उसके ऊपर आके जो बाहर से लोग आए, उत्तर प्रदेश वगैरह से, जो ऊँची जातियों के लोग थे, उन्होंने उन स्टूडेंट्स के ऊपर हमला कर दिया था। और उसमें आपको पता ही है कि और भी कई घटनाक्रम हुए। एस इरफान हबीब, जो प्रोफ़ेसर, इतिहास के जो प्रोफ़ेसर हैं, वो भाषण दे रहे थे, उनके ऊपर भी पानी से भरी हुई बाल्टी फेंक दी थी। तो मतलब कई ऐसी घटनाएँ हुई, जिसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है कि 1 महीने तक आपको आंदोलन। अरे! मतलब आपकी जो पुलिस है, जो बाहर से लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस की जो गतिविधियाँ हैं, उनको प्रभावित करने के लिए आ रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाने की बजाय आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर रोक लगा दे रहे हैं। ये बड़ा मतलब खराब है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो भई अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी कैंपस में करेंगे। उनके ऊपर हमले करने के लिए कौन आ रहा है? उनके ऊपर हमले करने के लिए तो बाहर से लोग आ रहे हैं। लगातार बाहर के लोग उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। तो उनके ऊपर मतलब मेरे को समझ नहीं आया इस रोक का मतलब क्या है? तो कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर भी ये सेंसरशिप लगाई जा रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस का मामला है इसमें। दिल्ली पुलिस को यूनिवर्सिटी के बाहर जो उत्तर प्रदेश से जो लोग आए, गुंडे लोग आए, उनको रोकना चाहिए था। वो आके प्रोफ़ेसर के ऊपर पानी की बाल्टी फेंक रहे हैं, कभी आके वो लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जो सरकार के बनाए हुए नियमों का ही समर्थन कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर दे रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में भी स्टूडेंट्स इस मोब से, इस भीड़ से अब सुरक्षित नहीं हैं, ठीक है? और जो प्रशासन है, जो पुलिस है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस का जो प्रशासन है, वो ऐसे भीड़ को, मोब को रोकने की बजाय स्टूडेंट्स के ऊपर, प्रोफ़ेसरों के ऊपर ही पाबंदी लगा दे रही है। तो ये अपने आप में विचित्र है, इसको क्या क्या बोलेंगे? मतलब आप भीड़ के डर से जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं यूनिवर्सिटियों में, अलग-अलग चीज़ें होती हैं, क्या उन सबको बंद करवा देंगे? तो भीड़ के ऊपर काबू करना चाहिए, जो ये भीड़ आपने खुद ही तैयार की है, अब ये इतनी खतरनाक होती जा रही है, यूनिवर्सिटी कैंपसेज़ में भी वो हमला कर रही है, वो जो आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला कर रही है, कोई माइनॉरिटी अपना पशु वगैरह ले जा रहा है, उसके ऊपर हमला कर दे रही है। तो ये भीड़ बहुत खतरनाक होती जा रही है, मतलब जो ये मॉब जस्टिस है, जो रफ जस्टिस जिसको हम बोलते हैं, कहीं न कहीं जी। ये इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़ी जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।